चौधरी बंसीलाल की, चौधरी रणबीर सिंह की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर की बहुत अच्छी बनती नहीं थी। चौधरी बंसीलाल ने एक जयसिंह हुड्डा कलोई के आदमी को टिकट दिलवानी थी, लेकिन वो उन्होंने जाके अपना हवाला दिया कि हम तो नेहरू परिवार के बड़े वफादार हैं। मुझे टिकट दिलाई राजीव गांधी ने और चौधरी बंसीलाल ने, और मुझे कहा गया कि बंसीलाल जी के चक्कर में ना रहना, अब इंदिरा जी का ये है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। अच्छा, हाँ, संजय जी ने बता दिया। संजय जी ने बताया। भूपेंद्र का तो वीरेंद्र सिंह नहीं, तो वो तो असेंबली चाहता था लड़ना, और उस वक्त अगर भूपेंद्र असेंबली लड़ता तो हारता, क्योंकि लोकसभा में जिस समय 91 में लड़े किलोई से हारे थे। ये राजीव जी ने कहा। पहले जितेंद्र प्रसाद उनके सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने टेलीफोन किया वीरेंद्र सिंह को, ये किसको टिकट दे दिया। फिर राजीव जी ने खुद टेलीफोन किया। वीरेंद्र सिंह ने रात, नोला जी मैं तो रात को 2 बज चुके हैं, सुबह बात करूंगा मैं आपसे। वीरेंद्र सिंह ने रात को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेलीफोन कर दिया कि फोन अपना काट के रखियो, पहले लैंडलाइन होते थे, कि आपको फोन आएगा, आपका टिकट कटेगा। एक जमीन चौधरी भजनलाल से मेरे साले ने ली थी, वो वापस, उसकी कीमत बहुत चढ़ी, आसमान छूने लगी। इनको लालच आ गया। सुरेंद्र के साथ काम करने का मजा था, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने पता नहीं, और भूपेंद्र सिंह ने और सुभाष बत्रा ने, इन्होंने पता नहीं क्या पॉलिटिक्स खेली, जो सुरेंद्र के सबसे नजदीक है, शिव कुमार अग्रवाल और राम प्रताप। भूपेंद्र सिंह जी वहां आए, मैंने उनको उस दिन भी कहा था कि लोग मुझे ये कहते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह है ना, ये धोरे बैठा के मारेगा। उन्होंने रोहतक की टोटल लीडरशिप, रोहतक सोनीपत झज्जर की डिस्ट्रॉय कर दी, खत्म कर दी। भजनलाल ने हम रोहतक के 4 मिनिस्टर बना रखे थे। मैं था, सुभाष बत्रा था, डांगी जी थे, करतार देवी थे। आज क्या है? कुछ भी नहीं। दांगी साहब तो ये बात नहीं मानते। मेरे से डांगी साहब ने कहा, आमने सामने कह सकता हूँ जो ये बातें हैं, मैं हुड्डा साहब के मुंह पे भी कह सकता हूँ। जो हुड्डा साहब कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये झूठ उनकी मैं 4 गिना दूंगा। असली कांग्रेसी हम हैं। और जब बुरा टाइम था कांग्रेस का, पहली बार बुरा टाइम 77 में आया, मैं तो इंदिरा जी के लिए लड़ता हुआ जेल में गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेड्डी कांग्रेस में था। ये बंगलौर का सेशन, रेड्डी का सेशन अटेंड करने बंगलौर गया था। ये तो मना, ये मेरे से कराओ, मैं 10-10 लाख रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ अगर ये उनका ये बचा हुआ है। एक शब्द कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोला है मोदी जी के खिलाफ या शाह के खिलाफ? एक अब 2 मिनट के लिए मान लो कल को कोई ऐसी बात होगी और मैं उनके खिलाफ बीजेपी से ही आ जाऊं, मान लो, और हालात ऐसे बन जाए मैं उनको चुनाव हरा दूं या उनके बेटे को चुनाव हरा दूं, बेटा तो चुनका चुनाव अब भी हारेगा, तो ये परिवार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के गुरुकुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। आज मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जब तब देखो अपने बयानों को लेकर चर्चा में आते रहते हैं। जो करंट पॉलिटिक्स है उस पर तो ये बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इनके परिवार का राजनीति में एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है रोहतक में, जिसकी बाहर बहुत कम जानकारी है। क्योंकि अपने दर्शक जो हैं वो हरियाणा और हरियाणा से बाहर के भी हैं, इसलिए आज कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से करंट पॉलिटिक्स पे तो मैं सेकंड हाफ में बात करूंगा, लेकिन इनके पारिवारिक इतिहास और इनकी खुद के जीवन में भी आज झांकने की कोशिश करते हैं। हुड्डा साहब नमस्कार। आपका नमस्कार। एक तो आपका ये जो पगड़ी बांधने का जो स्टाइल है ना, ये कहाँ सीखा आपने? देखिए, मेरे पिताजी पगड़ी बांधते थे। अच्छा। और करीब 15 साल पहले मैंने पगड़ी बांधनी शुरू की। अच्छा। हरियाणा में कोई पगड़ी नेता तो बहुत कम रह गए, पहले चौधरी सुल्तान सिंह बांधते थे, उसके बाद कोई पगड़ी नहीं बांधता। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी पुरानी परंपरा को दोबारा जीवित करूं और अपने जो पारिवारिक मेरी एक वो है पद्धति, उस पर चलूं। अच्छा, परिवार की आपने बात की, मुझे थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि जब से हरियाणा की राजनीति शुरू हुई है मुझे जानकारी है कि आपके परिवार का तब से उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार में 3 एमएलए रह चुके हैं। सबसे पहले मेरे ताऊ चौधरी टेकराम, अच्छा, 1923 में एमएलए बने। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को, लाहौर कौंसिल होती थी, उसके चुनाव होते थे, उसमें हराया जी। उनका 26-27 में कत्ल हो गया। उसके बाद मेरे दूसरे ताऊ चौधरी राम स्वरूप, वो एमएलए बने
और वो 3 बार एमएलए बने पार्टीशन से 1947 से पहले, और एक बार 1962 में वो सांपला से एमएलए बने। अच्छा। तो मेरा परिवार ने इस इलाके के किसानों की और गरीब लोगों की बहुत सेवा की है। खिड़वाली है ना? खिड़वाली गांव है हमारा। अच्छा, जो रामस्वरूप जी थे वो तो चोई छोटराम जी के साथ काम किया? दोनों चौधरी छोटराम के साथ थे। दोनों चोई छोटराम के साथ थे। वो दोनों चौधरी छोटराम के अनुयायी थे, और उन्होंने जमींदार पार्टी में रह के वो एमएलए बने। अच्छा, जैसे राजनीति में जैसे आप पारिवारिक वो बन जाता है एक रुझान सा, आपका कैसे कीड़ा लगा आपको ये राजनीति का? 1973 में 1973 में मैं नौकरी करता था, सस्पेंड हो गया मैं। किस चीज में थे आप? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं खिलाड़ी था, खिलाड़ी के कोटे में मैं भर्ती हुआ था। हॉकी खेलते थे आप? मैं क्रिकेट का प्लेयर था। क्रिकेट के प्लेयर थे उस समय टाइम में? आज भी मैं 30,000 रुपए क्रिकेट बीसीसीआई से पेंशन लेता हूँ। अच्छा, पेंशन आ रही है आपको? मैं पेंशनर हूँ, और मैं जो 25 फर्स्ट क्लास मैच खेले उनको सबको पेंशन मिलती है। अच्छा, 30,000 रुपए आपकी पेंशन है वहाँ की बीसीसीआई, सिर्फ बीसीसीआई। अच्छा, रणजी भी खेले होंगे? मैं रणजी खेला हूँ 25 मैच। 25 मैच रणजी? हाँ, और मेरी 2 सेंचुरियां हैं उसमें। अच्छा। और बड़ा अच्छा, मैं बहुत अच्छा प्लेयर था। एक बार मैंने सुरेंद्र से मिलने की कोशिश की, बंसीलाल जी के लड़के से, तो उसने मुझे डांट दिया कि सुबह सुबह उठा दिया मुझे, ये इस तरह की बातें की। मैं चुप हो गया। एक हफ्ते बाद सुरेंद्र का ही फोन आ गया मेरे पास। सुरेंद्र जी कहने लगे कि कृष्ण मूर्ति, हमारे यहाँ एक मैच है, वो खेलने आना है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं क्या, मैं खुद कोशिश कर रहा था, ये खुद मिल गए। मैं वहां मैच खेलने गया, मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया भिवानी के अंदर। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। मुझे सुरेंद्र जी ने कहा कि मैं आपको एनएसयूआई हरियाणा का प्रेसिडेंट बना देता हूँ। एनएसयूआई कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है। उन्होंने मुझे स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट बना दिया, और किसी बात पे 1.5-2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद मेरा उनका किसी बात पे मतभेद हो गया, और मैं उनको छोड़ गया। लेकिन राजनीति में ऐसा है कि एक के बाद एक कोई ना कोई भगवान मिला ही देता है। उनसे हटने के बाद मेरी संजय जी से जानकारी होगी, सीधी डायरेक्ट। कैसे? 1977 में कांग्रेस आउट ऑफ पावर होगी। संजय गांधी, इंदिरा गांधी कॉमन आदमी बन गए। कोई नहीं जानता। मैं संजय जी का किस्सा कुर्सी का 30,000 कोर्ट में मुकदमा चल रहा था उनके ऊपर। मैं उस मुकदमे में डेली जाता था, और मैं उनको अपनी स्पोर्ट वफादारी दिखाता था। सुबह चले जाना, शाम तक उनके साथ रहना, जब तक उनकी किस्सा कुर्सी की सुनाई होती थी। ओवन बोरा जज होते थे, और उनकी 2.5 साल की कैद होगी संजय जी की। तो मैं धारा 144 तोड़ के मैं भी उनके साथ चला गया, और मैं 1 हफ्ता उनके साथ तिहाड़ जेल में रहा। अच्छा। हाँ जी। नौकरी में रहते हुए? मैं नौकरी में सस्पेंड था। अच्छा, सस्पेंड। हाँ, नौकरी में मैं 7 साल सस्पेंड रहा। ट्रेड यूनियन में किसी चोरी बाजारी में नहीं था। मैं यूनियन का लीडर था। वहाँ मार पिटाई होगी, बड़े बड़े अफसर पिट गए। 7 साल में सस्पेंड रहा। 7 साल बाद मैं बहाल हुआ। आपने कर भी दिया होगा ये काम, है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं किया मैंने, लेकिन मैं था तेज तरार। तो सुरेंद्र सिंह का मैं एहसान आज भी मानता हूं कि वो मुझे राजनीति में ले गए, लेकिन उनके साथ मेरी ज्यादा दिन नहीं रही। अच्छा। संजय जी की डेथ होगी तो एक दिन बिहार में आपकी उनके साथ बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी थी शुरू में। संजय जी की डेथ के बाद एक दिन मैं 1982 में मैं राजीव जी से मिलने चला गया। वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह दोनों वहां मौजूद थे। पहले मेरा वीरेंद्र सिंह से मुकाबला था 1980 में यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप का। अच्छा। अगर संजय गांधी जिंदा होते तो प्रेसिडेंट मैं बनता, क्योंकि वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह 1977 में पार्टी छोड़ चुके थे दोनों, और हम जो बुरा वक्त था कांग्रेस का, उस समय मैं कांग्रेस में रहा। और आज तक के हरियाणा के आंदोलन जो हुए हैं स्टूडेंट्स के, सबसे बड़ा आंदोलन किया तो मैंने 1977 में किया, जिस समय कांग्रेसी बिलों में घुसे हुए थे। पहली बार कांग्रेस आउट ऑफ पावर हुई थी, कांग्रेसी डरे हुए थे। मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया कि यहाँ लाठीचार्ज हुआ इस पे मेडिकल मोड़ पे, और हमें सबको, हमारे पे मुकदमे बढ़ गए दुनिया भर के, और तोड़फोड़ बड़ी भारी हुई सारे सिनेमा, क्योंकि सिनेमा में कंसेशन कराना चाहते थे स्टूडेंट, बसों में कंसेशन कराना चाहते थे। वो मॉब था 3-4 हजार आदमी को, स्टूडेंट्स का, उस पर मेरे पे डकैती की धारा लगी। अच्छा।
और यहाँ तक भी चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे। उसने कहा किसकी हिम्मत होगी जब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और यहाँ आंदोलन करने की रोहतक में। तो यहाँ बल्कि उन्होंने डीआईजी को कहा कि उसको कृष्ण मूर्ति हुड्डा जहाँ मिले इसको गोली मार दो। अच्छा। और मैं इंदिरा जी से मिलने गया तो इंदिरा जी मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, कहने लगी यार इतना दुबला पतला लड़का और इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। क्योंकि मेरे उस आंदोलन की खबर हिंदुस्तान टाइम्स में, ट्रिब्यून में फ्रंट पेज पे थी। तब खबरें छपना बड़ी बात थी, उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी और फ्रंट पेज पे थी। मुझे इंदिरा जी ने कहा कि बेटे तू अभी गिरफ्तार ना होना, ये तुझे बहुत पिटाई करेंगे, ये सरकार ठीक नहीं है। 77 की बात है। और इंदिरा जी में से बड़ी प्रभावित हुई, मुझे कहने लगा तू संजय से मिल ले। तो मैं संजय गांधी से मिलने गया, तो संजय गांधी, इंदिरा जी की वजह से मैं संजय गांधी से मिला। संजय गांधी ने मेरी मुकदमे में बड़ी हेल्प की। अच्छा। और वो मुकदमा मैं पेश हुआ, 1 महीना जेल में रहा और उसमें मेरी संजय गांधी से रेगुलर इंटरेक्शन हो शुरू हो गया। संजय गांधी मेरे से बहुत प्रभावित हुआ। संजय गांधी ने मुझे कहा मैं आपको एनएसयूआई का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बनाऊंगा क्योंकि आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया है। लेकिन उस दौरान मेरठ कॉलेज था, वो यूनिवर्सिटी के बराबर था, उसका एक के शर्मा कांग्रेस का था, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। तो संजय जी ने कहा भैया ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है इसलिए प्रेसिडेंट इसको बना देते हैं, पार्टी आपने चलानी है एनएसयूआई, और आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो यहां से मेरा मामला शुरू हुआ। एक्चुअली चौधरी बंसीलाल की, चौधरी रणबीर सिंह की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर की बहुत अच्छी बनती नहीं थी। कारण ये दोनों 1968 में दोनों दावेदार थे चीफ मिनिस्टर के। बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए, तो बंसीलाल जी ने फिर अपना शुरू कर दिया मामला। 1972 में इनकी टिकट कट गई थी, इनके परिवार की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की। चौधरी बंसीलाल ने एक जयसिंह हुड्डा कलोई के आदमी को टिकट दिलवा दी थी, लेकिन वो उन्होंने जाके अपना हवाला दिया कि हम तो नेहरू परिवार के बड़े वफादार हैं, वापस टिकट इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े भाई को दे दी। लेकिन ये चुनाव हार गए। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 चुनाव हारा। 1967 में, 1972 में, 67 में तो चौधरी रणबीर सिंह हारे, 72 में इनके भाई कैप्टन प्रताप सिंह हारे, 77 में फिर चौधरी रणबीर सिंह हारे, 82 और 87 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे। तो 5 बार चुनाव हारने के बाद 6ठी बार मुझे टिकट मिला 91 में। मतलब एक तरीके से उस समय तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो परिवार है, हाँ, वो राजनीतिक रूप से हाशिए पे जा चुका था। हाशिए पे इसलिए गया था कि 5 चुनाव हार गए थे। अच्छा, आपको टिकट किसने दी? मुझे टिकट दिलाई राजीव गांधी ने और चौधरी भजनलाल ने। तब तक आपकी भजनलाल जी से मेरी बहुत अच्छी थी। मेरी 80 में जब वो आए ना पार्टी में, तो मैं संजय गांधी से मिलने गया था। संजय गांधी के बहुत करीब था मैं। तो संजय गांधी ने मुझे भजनलाल मिलने उनसे आया था, तो संजय गांधी ने कहा भाई ये कृष्ण मूर्ति हमारा बहुत नजदीक है, इसका इंटरेस्ट वॉच करना। तो भजनलाल जी के साथ फिर मैं, और मुझे कहा गया कि बंसीलाल जी के चक्कर में ना रहना, अब इंदिरा जी का ये है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। अच्छा, हाँ, संजय जी ने बता दिया। संजय जी ने बताया। तो उसके बाद 1982 में मैं बहुत टिकट के नजदीक था। एक कांग्रेस में होते थे सीएम स्टीफन, हाई कमांड के मेंबर होते थे, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे 77 में जब कांग्रेस, वो मैंने उनको यहाँ एक फंक्शन में, एनएसयूआई के फंक्शन में बुलाया था। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। टिकट मेरा ऑलमोस्ट हो गया था लेकिन रह गया। ऐसे ही 87 में वो मेरा टिकट होते होते रह गया। 89 में चौधरी देवीलाल यहाँ से लड़े थे और उन्होंने एक सीकर से भी लड़े थे। उन्होंने सीकर को तो रख लिया, रोहतक को छोड़ दिया। चौधरी भजनलाल मुझे राजीव गांधी के पास लेके गए 89 में, और कहने लगे जी ये परिवार बड़ा तगड़ा परिवार है, इस परिवार में 2 एमएलए और भी रह चुके हैं और ये बड़े दबंग लोग हैं, मतलब बड़े लोगों में अच्छी इनकी लोकप्रियता है, तो इसलिए ये बाई इलेक्शन लड़ने के लिए उपयुक्त है। मुझे कहने लगे राजीव जी क्या करते हो? मैंने कहा जी नौकरी करता हूँ। कहता छोड़ाओ? मैं कहा जी आज ही छोड़ दूंगा। मैं तो उसी दिन जाके नौकरी छोड़ाया। तब तक सस्पेंड ही चल रहे थे? नहीं, सस्पेंड तो मैं 73 में सस्पेंड हुआ, 80 में वापस आ गया। अच्छा। फिर मैं 4 साल चेयरमैन भी रहा। 1982 में राजीव जी ने मुझे चेयरमैन बनाया। अच्छा। उस दिन जो राजीव जी मुझे गाड़ी में बिठा के लेके, जहाँ भूपेंद्र हुड्डा और
वीरेंद्र सिंह दोनों देख रहे थे। वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह को ये कहा कि आज ये कुछ ना कुछ बढ़ के आएगा। उसी दिन राजीव जी ने मुझे इंदिरा जी से मिलवाया और इंदिरा जी ने कहा फौदेदार को, भाई इसको भजनलाल को फोन कर दो, इसको चेयरमैन बना दें। किस चीज का चेयरमैन बना? मैं था उस, अब तो जो वीमेन डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये पहले इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कारपोरेशन थी, मैं 4 साल चेयरमैन रहा, पहला चेयरमैन मैं था उसका। अच्छा। तो यहाँ से मेरा पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। तो मैंने उसके बाद मैं वापस आ गया नौकरी पे, और चेयरमैन से हटने के बाद और फिर मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के आया तो चौधरी देवीलाल के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनकी पिटीशन थी हाई कोर्ट में जी। तो वो हाई कोर्ट चले गए कि मेरी पिटीशन का जब तक फैसला नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे हो सकता है। तो पिटीशन का हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इलेक्शन स्टे कर दिया। 1.5 साल मुझे सड़कों पे रहना पड़ा और 91 में मैं चुनाव लड़ा। मुझे बल्कि राजीव गांधी जी ने बुला के कहा था, भाई मैंने तेरी इस्तीफा कराया था, अगर आप लोकसभा लड़ना चाहते हो लोकसभा लड़ लो। तो मतलब भूपेंद्र का तो कहीं नाम ही नहीं था। अच्छा। ये मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, भूपेंद्र कहीं पिक्चर में नहीं था। भूपेंद्र का तो वीरेंद्र सिंह नहीं, तो वो तो असेंबली चाहता था लड़ना, और उस वक्त अगर भूपेंद्र असेंबली लड़ता तो हारता। अच्छा। क्योंकि लोकसभा में जिस समय 91 में लड़े किलोई से हारे थे और मैं जीता था। आप जीते थे। हाँ, मेरी जीत 20,000 की वोटों की थी और ये हार गए थे वहां से। लेकिन मेरे खिलाफ बंसीलाल और चौधरी देवीलाल आके प्रचार कर गए, तो भजनलाल का आदमी है, मेरी सारी बरादरी को जाटों को भड़का दिया। मेरी 3500 की जीत रहेगी लास्ट में। अच्छा। हाँ। कौन थे आपके सामने कैंडिडेट? मेरे सामने श्री कृष्ण हुड्डा। हाँ। तो इस प्रकार से हुआ और ये फैसला हुआ था राजीव जी के सामने, बल्कि इसका भूपेंद्र सिंह का तो वीरेंद्र सिंह बता रहे थे अभी 2 महीने पहले। क्या बता रहे? कि जिस समय भूपेंद्र को टिकट लोकसभा का दिया तो राजीव जी का रात को 2 बजे फोन आया, जिस दिन पर्चा भरना था, लास्ट डे था। हमें टिकट एक दिन पहले दी थी, एक दिन पहले शाम को दी थी ताकि हम अगले दिन पर्चे भरें। तो राजीव गांधी ने टेलीफोन किया रात को 2 बजे वीरेंद्र सिंह को। वीरेंद्र सिंह बता रहे थे, सुभाष बत्रा से भी पूछ लेना, हालांकि मेरे सुभाष से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, तो लेकिन आप पूछ सकते हैं ये बात। उन्होंने ये कहा कि ये किसको टिकट दे दिया रोहतक से लोकसभा का, ये परिवार तो 5 बार चुनाव हार चुका है। ये राजीव जी ने कहा। पहले जितेंद्र प्रसाद उनके सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने टेलीफोन किया वीरेंद्र सिंह को, ये किसको टिकट दे दिया। फिर राजीव जी ने खुद टेलीफोन किया। वीरेंद्र सिंह ने रात, नोला जी मैं तो रात को 2 बज चुके हैं, सुबह बात करूंगा मैं आपसे। वीरेंद्र सिंह ने रात को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेलीफोन कर दिया कि फोन अपना काट के रखियो, पहले लैंडलाइन होते थे, कि आपको फोन आएगा, आपका टिकट कटेगा, और नोला मैं भी अपना फोन बंद करके रखूंगा। तो इस प्रकार से भूपेंद्र को टिकट में, देखो मुकद्दर का सिकंदर है। उन्होंने फोन उठा के दे दिया अपना, भूपेंद्र ने भी फोन बंद कर दिया, वीरेंद्र ने भी, और जब 4 बज गए ना वापस फोन लगा दिया, क्योंकि राजीव जी कभी नहीं चाहते थे। तो किसको टिकट देते हो? वो कहते किसी को दो, इसको, इस परिवार को टिकट ना दो, ये परिवार 5 चुनाव हार चुका है। ये परिवार 5 चुनाव हार चुका था। ये तो ऐसा है, बिल्ली के भागों छीका टूट गया। चल कोई नहीं, उन पे मैं करूंगा बात। हाँ जी, हाँ तो आगे बताते रहो आप। बस उसके बाद ये है कि 91 से मैंने क्या डिपार्टमेंट थे मेरे पास? लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। लेबर मेरे वक्त में मैंने लेबर को मैक्सिमम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेजेस लेबर को मैंने दिया उस समय। जैसे मैं रोहतक में 6 साल से रह रहा हूँ। हाँ, तो आपके बारे में जो सुना है वो बताता हूँ आपको। आपके साथ जो उस समय लोग जुड़े हुए थे, वो ये कहते हैं कि कृष्णमूर्ति हुड्डा अपने वर्कर के लिए जान लड़ाता है। शायद इसलिए आप इतने साल से कोई पावर में नहीं हो, आपका राजनीतिक रूप से भी बहुत आप पीछे चले गए। 28 साल हो गए मुझे। हाँ, लेकिन फिर भी लोग ऐसे मिलते हैं मुझे रोहतक में जो कहते हैं भाई मेरा काम उन्होंने ठोक बजा के कराया। तो क्या चौधरी भजनलाल जी ने आपको फ्री हैंड छोड़ रखा था या आपके काम करते थे वो उस समय? चौधरी भजनलाल ने 3.5 साल तो मुझे खूब पावर दे रखी थी। 3.5 साल के बाद मेरे साले के पीछे कोई मतभेद हो गया। जो केस वेस था कोई? ना, केस वेस कुछ नहीं था। अच्छा। एक जमीन चौधरी भजनलाल से मेरे साले ने ली थी, वो वापस, उसकी कीमत बहुत चढ़ी, आसमान छूने लगी। इनको लालच आ गया, हाँ, इन्होंने उस पर प्रेशर डाला कि वापस मुझे दे दो। वो थी मेन रोड पे जिसपे आज एम्बियंस मॉल है। अच्छा। गुड़गांव में, और लीला होटल है। मेरे साले ने कहा कि भाई मैं किसी कीमत पे जमीन नहीं दूंगा।
हाँ, अगला मुझे कुछ पैसा देना हो तो मैं देने को तैयार हूँ। हमारी डील हुई कुछ पैसे देने की, हमने दिया, लेकिन जमीन नहीं लेने दी। लेकिन भजनलाल जी दिल पे लगा के बैठ गए कि इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अपने साले को सपोर्ट किया। संबंध खराब हो गए। हाँ, मेरे संबंध खराब हो गए। लेकिन मैं क्या है कि हम तो सारी उम्र इस्तेमाल हुए हैं। चौधरी भजनलाल ने जम के इस्तेमाल किया, कुलदीप बिश्नोई ने जम के इस्तेमाल किया, भूपेंद्र हुड्डा ने जम के इस्तेमाल किया, और अब शैलजा जी के साथ हूँ और पूरे दमखम के साथ हूँ। वो भी इस्तेमाल कर लेंगी तो कर लेंगे। हम तो इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। अगर इस्तेमाल हुए तो कुछ न किसी ने कुछ टिकट भी दिलवाया है। भजनलाल ने इस्तेमाल किया तो टिकट भी दिलवाया, लेकिन भजनलाल अकेले का नहीं, राजीव गांधी की वजह से भी टिकट मिला मुझे। अच्छा, मैं आपके दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके दोस्त हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ, उम्र में आपसे छोटे हैं? 1 साल 2 महीने बड़े हैं। 1 साल 2 महीने बड़े हैं। आपकी इनसे पहले मुलाकात कब हुई थी? इनसे पहले मुलाकात ये यूथ कांग्रेस में थे, और ये भी जाते थे, मैं भी जाता था। चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह चौधरी रणबीर सिंह के परिवार का एक विकल्प चाहते थे। अच्छा। कि कलोई से हमें कोई कैंडिडेट चाहिए। जब मैं मिल गया तो मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई। सुरेंद्र बहुत अच्छा आदमी था। सुरेंद्र जिसका यारों का यार था, जिसके काम करता था, मन डर से करता था। तो सुरेंद्र ने मेरे काम भी खूब किए, और मुझे एनएसयू का प्रेसिडेंट बनाया। मैंने उसके कई जलसे कराए आईसी कॉलेज में, नहीं हाँ, स्टेट लेवल की फंक्शन में आईसी कॉलेज में किया था। अच्छा। इमरजेंसी में। और सुरेंद्र के साथ काम करने का मजा था। लेकिन भूपेंद्र सिंह ने पता नहीं, और भूपेंद्र सिंह ने और सुभाष बत्रा ने, इन्होंने पता नहीं क्या पॉलिटिक्स खेली, जो सुरेंद्र के सबसे नजदीक है, शिव कुमार अग्रवाल और राम प्रताप। उनको शिव कुमार तो चले गए, राम प्रताप अभी है। इन दोनों को पता नहीं क्या किया, मेरे खिलाफ भड़का दिया, और उन्होंने सुरेंद्र को भड़का दिया, और सुरेंद्र के मेरे मतभेद हो गए। मुझे सुरेंद्र यहाँ से लेके गया गाड़ी में, उस वक्त इनके फादर डिफेंस मिनिस्टर थे, और वहां जाके मेरे से बोलना बंद कर दिया। मैंने एक आध बार उससे मिलने भी गया दोबारा, फिर मैंने कहा नहीं, मेरा अब इससे पार नहीं पड़ी। उसके बाद मैं कभी सुरेंद्र से नहीं मिला, कभी नहीं मिला। एक दिन मिला था मैं, जब मिनिस्टर था, वो राज्यसभा के मेंबर थे। सेंट्रल हॉल में मुलाकात हुई थी, तो अपना आप ही बोला, भाई वजीर साहब। मैंने कहा जी मैं वजीर तो जरूर हूँ, लेकिन आपकी प्रोडक्शन हूँ मैं, आप मुझे पॉलिटिक्स में लेके आए थे। फिर हमारा उनसे कभी नहीं हुआ। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल राज था, तब आप क्या कर रहे थे? मैंने खूब विरोध किया इनका, राज में खूब विरोध किया। हर रोज इनके पुतले फूंकता था मैं। नहीं, फिर समझो आप लोगों ने बैठे नहीं, कभी मुलाकात नहीं? मुलाकात हमारी सुभाष बत्रा ने कराई है। अच्छा। भूपेंद्र सिंह ने कहा मुझे कि भाई मैं तुझे छोटे भाई की तरह रखूंगा, ऐसा बोले उन्होंने। मेरे घर आए, मैंने 7, 8, 10 हज़ार आदमी इकट्ठे किए। मेरे घर के सामने स्कूल है मेरा। भूपेंद्र सिंह जी वहाँ आए। मैंने उनको उस दिन भी कहा था कि लोग मुझे ये कहते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह है ना, ये धोरे बैठा के मारेगा। वो तो जरूरत है क्या? जनसभा में कहा मैंने, भरी जनसभा में। और मैंने कहा भाई है, अगर मारे भी गा तो छाया में गिरेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कोई जवाब नहीं था। एज ए इंसान भूपेंद्र सिंह बड़ी आदमी है, लेकिन बेचारे उनकी मजबूरी है परिवार की। अच्छा। और वो पता क्या है, उन्होंने रोहतक की टोटल लीडरशिप, रोहतक सोनीपत झज्जर की डिस्ट्रॉय कर दी, खत्म कर दी। सेकंड लाइन तो है नहीं, टोटल खत्म कर दिया। आज कोई रोहतक सोनीपत झज्जर का आदमी मिनिस्टर बनने की नहीं सोच सकता। भजनलाल ने हम रोहतक के 4 मिनिस्टर बना रखे थे। मैं था, सुभाष बत्रा था, डांगी जी थे, करतार देवी थे। आज क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी लेके बैठ जाते हैं, बाकी सब। तो मैं ये भूपेंद्र सिंह के ऊपर में मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने रोहतक की जो युवा पीढ़ी है वो भी खत्म कर दी। एक लड़का नौजवान था यहाँ का, विनोद हुड्डा कलोई का, वो जिला परिषद का चेयरमैन था, बड़ा होनहार लड़का था। उसको जिला परिषद में जीत गया, उसको चेयरमैन बन गया, उसको हटा दिया, उसको साफ कर दिया। कहते हैं कि आनंद सिंह डांगी को पिछले चुनाव में हरवाने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। कह रहा दांगी साहब तो ये बात नहीं मानते। मेरे से डांगी साहब ने कहा, आमने सामने कह सकता हूँ,
मैं और सुभाष बत्रा के घर डांगी साहब आए थे। करवा दोगे आप दांगी जी का ये? ना 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 ना, नुकसान की बात नहीं, सच्चाई आज है। के दिन तो दांगी जी ये स्थापित नहीं करने नहीं में नहीं, जुटे मैं हुए हैं। अच्छा मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ, अच्छा। ऑन ओथ कह सकता हूँ। डांगी साहब ने ये कहा कि मेरे साथ भीतरघात हुआ। भीतरघात किसने किया? ये शब्द कहे मैं डांगी साहब के मुंह पे कह सकता हूँ। आप ऐसे करना, सुभाष बत्रा से पूछ लेना, सुभाष बत्रा के घर डांगी साहब को, वो मेरे घर आना चाहते थे। अच्छा, सुभाष बत्रा का आपने भी इंटरव्यू में कहा कि आपकी सुभाष बत्रा के साथ अच्छे संबंध हैं, पर मैंने तो जहां तक मैं जानता हूँ रोहतक में आने के बाद आप और वो तो एक साथ साथ ही रहते थे। ऐसा है कि सुभाष बत्रा की एक आदत है, ये भी धोरा बिठा के मारता है। बत्रा जी के पास मारने को है क्या? बच्चा क्या है? नहीं नहीं, मैं अब टेलीविजन पे नहीं बता सकता, मैं अकेले में बताऊंगा जब जाऊंगा। अच्छा। और कल जो परसों शैलजा जी आई, मैं नहीं गया, हाँ। इसी वजह से नहीं गया। क्यों नहीं गए आप? वहां तो सारे हाँ मैंने हुड्डा ग्रुप सारा था वहां। सारा था, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। और शैलजा जी ने 3 बार टेलीफोन किया, मैंने टेलीफोन नहीं उठाया शैलजा जी का, सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि शैलजा जी का टेलीफोन उठा लूंगा तो मुझे हाँ भरनी पड़ेगी जाने के लिए, और मुझे जाना पड़ेगा। 3 बार टेलीफोन किया मुझे। और रणदीप सुरजेवाला का फोन आया, मुझे कहने लगा कहाँ हो, मैं मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ आपके घर। मैं कहा जी मैं तो कलोई में किसी की नौजवान की डेथ पे बैठा हूँ। कहने लगा चलो फिर मिलेंगे बाद में। किरण बहन जी का फोन आया, किरण चौधरी का। उन्होंने कहा कि मैं क्या, मुझसे पूछा किस वजह से, मैंने बताया मैं सुभाष बत्रा की वजह से नहीं आया। तो ये है कि मेरा कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं जिंदगी भर लड़ता रहा हूँ, मैंने दोगली पॉलिटिक्स नहीं की। तो अभी तो देखो अब सुभाष बत्रा क्या है, सुभाष बत्रा एक पैर तो उसका हुड्डा की तरफ होता है, एक पैर उसका किरण चौधरी की तरफ होता है, एक शैलजा की तरफ होता है, एक रणदीप की तरफ होता है। मैं खरा एक तरफ होता हूँ, जिसके साथ हूँ दिल से हूँ। अभी आप शैलजा जी के साथ? मैं बिल्कुल साथ हूँ उनके। और मैं 29 साल भजनलाल जी के साथ रहा। आखिर में उनके बेटे ने मुझे लोकसभा का 2009 का इलेक्शन लड़ाया, मैंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया था सुबह, क्योंकि मेरे यहाँ रिगिंग हो गई थी, मेरे यहाँ सरेआम बूथ कैप्चरिंग हो गई थी, तो मैंने इलेक्शन छोड़ दिया था 2009 में। कुलदीप ने इस बहाना लगा के मुझे पार्टी से निकाल दिया। हालांकि चौधरी भजनलाल ने का फोन आया मेरे पास, कहता मेरा बेटा निकम्मा है, कुलदीप ने गलत किया है आपको पार्टी से निकाल के, आप तो मेरे लॉयलिस्ट हो। चंद्रमोहन का फोन आया कि हम आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहते हैं कि आपने हुड्डा साहब से थोड़ी सेटिंग कर ली ना, कोई सेटिंग नहीं थी। मैं उस वक्त तो मेरी बातचीत भी नहीं थी, सेटिंग हुई जो कुछ करी सुभाष बत्रा ने की। अच्छा। और मुझे हुड्डा साहब ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको छोटे भाई की तरह रखूंगा, 2009 में टिकट नहीं दूंगा, 14 में टिकट दूंगा। कहाँ से देंगे टिकट? कहीं से भी दे देंगे, जैसे मुझे 2014 में भी नहीं दिया, 19 में मुझे जुलाना का प्रॉमिस किया था, जुलाना का भी नहीं दिया। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने उनका ग्रुप छोड़ दिया। फिर एक दिन 19 में लोग विधानसभा के चुनाव के बाद यहीं इसी कमरे में हुड्डा साहब आए थे, और जैसे वो आए मैं 20 लोगों को बुला लिया था, अपने लॉयलिस्ट को। अभी बैठे नहीं थे, वो कहने लगे मुझे कृष्णमूर्ति अगला इलेक्शन आपको बड़ौदा से लड़ना पड़ेगा। तो सारे लड़के कहने लगे यार श्री कृष्ण हुड्डा 6 बार का एमएलए है, उसको कैसे टिकट काटोगे उसकी। हुड्डा साहब ने कहा भाई वो मेरे से आके कह गया, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं अब चुनाव नहीं लड़ सकता। तो 4 महीने बाद दुर्भाग्य से उनकी डेथ होगी। उसके 2 महीने बाद मैं हुड्डा साहब के पास गया, मैं कहा आपने प्रॉमिस किया था। कहता हाँ मैंने प्रॉमिस किया था। जो ये बातें हैं मैं हुड्डा साहब के मुंह पे भी कह सकता हूँ। जो हुड्डा साहब कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये झूठ उनकी मैं 4 गिना दूंगा। राजनीतिक व्यक्ति झूठ तो बोलते हैं। नहीं मैं नहीं बोलता, मेरी भगवान ने, अब मैं 75 साल क्रॉस कर गया हूँ। यकीन नहीं होता एक्चुअली कृष्णमूर्ति जी, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर, ठीक है सारे पॉलिटिकल लोगों से ही मिलता हूँ, ठीक है लेकिन हर पॉलिटिकल आदमी ये तो बताएगा कि उसके साथ कहाँ का धोखे हुए, वो ये नहीं बताता कि उसने कहाँ का धोखे। आप ऐसे करो, मेरे इलाके में चले जाओ, मैंने किसी काम के लिए अगर हाँ भर दी ना उसको, उस आदमी का काम हुआ है। अगर नहीं हो सकता काम तो मैं पॉलिटिक्स में रह के मना कर देता था। और मैं उस समय 42 साल का था जब मैं मिनिस्टर बना। मैं मिनिस्टरों के लिए मैं एक आम कार्यकर्ता की तरह मैं काम कराता था। मैं मिनिस्टर था, मैं अफसरों IAS अफसरों के कमरे में चला जाके मैं काम करवाता था, क्योंकि वैसे नोट भेजो तो वो उसको फाइल वूल कर देते थे। लेकिन अभी तो जैसे आपके पास तो कोई हल्का भी नहीं है, कहाँ से? मेरे पास मेरा किलोई हल्का है। नहीं, किलोई हल्के से भूपेंद्र हुड्डा टिकट नहीं, इसके खिलाफ भी तो लड़ सकता हूँ मैं। खिलाफ तो कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है। तो मैं अभी पिछले 2-3 साल से बहुत एक्टिव हूँ। लेकिन ये बड़ा आत्मघाती सा कदम नहीं हो जाएगा? नहीं, आत्मघाती कुछ नहीं है। लोग हुड्डा के मुकाबले में आपको, नहीं, हुड्डा के मुकाबले जिस दिन हुड्डा के बारे में यह होगी ना कि कांग्रेस चुनाव हार रही है,
और हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा, मैं दिखा दूंगा इसकी हालत 30,000 से हारेगा ये। अब तो ये सिर्फ एक ही बात कह रहा है, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, कृष्णमूर्ति हुड्डा तो एमएलए बनेगा। और मैं लोगों को ये कहता हूं कि मैं एमएलए बन गया था, मैं चीफ मिनिस्टर की तरह काम करके दिखाऊंगा। मैंने पहले भी चीफ मिनिस्टर की तरह काम किया है, पहले भी। निर्दलीय लड़ लोगे? ना, निर्दलीय लड़ूंगा पॉलिटिकल पार्टी से। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस नहीं तो कोई और भी हो सकता? मैं तो अब से पहले मैं बीजेपी में चला जाता। मैं तो एक वजह से बीजेपी में नहीं जा रहा कि हुड्डा की सेटिंग है मोदी साहब से, और रोहतक लोकसभा की टिकट, कलोई विधानसभा की टिकट हुड्डा जिसको चाहेगा उसको दिलवाएगा। नहीं, ऐसा चाहता तो फिर अरविंद को क्यों दिलवा? अरविंद को भी सुनने में आया, मुझे नहीं पता। अरविंद को टिकट दिलाने वाला भी हुड्डा, मैंने सुना है। और हरा दिया वो तो बाई चांस हवा थी। मैंने सुना है कि अरविंद इलेक्शन वाला दिन सर्किट हाउस में लेटा हुआ था, सुना है। अच्छा, अभी मान लिया कि आपके पास कोई हल्का नहीं है, लेकिन आप हो पॉलिटिकल आदमी और एक्टिव रहते हो हर मैं एक्टिव हूँ सिर्फ कलोई हल्के में, गढ़ी सांपला कलोई में। अभी फिलहाल एक्चुअल पोजीशन रोहतक लोकसभा की क्या है? रोहतक लोकसभा की यह है कि 2004 में और 5 में कांग्रेस भजनलाल जी के नेतृत्व में जीती थी। भजनलाल जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे, और जहां तक मेरा ख्याल है 10 की 10 सीटें जीते हूँ शायद 2004 में जी। और 2005 में 67 सीटें जीते थे। कांग्रेस का वोट बैंक था 36 बरादरी, और खास तौर पे हरिजन, बैकवर्ड, ब्राह्मण, ओबीसी, कांग्रेस को वोट, ये वोट बैंक था। ये वोट बैंक केवल भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस से दूर गया। अभी नहीं है ये कांग्रेस में। अभी हालात ये है कि अभी शैलजा जी हैं, वो दलितों की नेता, क्या दलित वोट बैंक कांग्रेस? अगर ये शैलजा जी को बना के रखते ना तो कांग्रेस आ सकती थी। नहीं, उदयवान भी तो उसी है। उदयवान का उतना बड़ा कद नहीं जो शैलजा 3 बार की यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, दलबीर सिंह जी की बेटी, जो दलबीर सिंह बेटी, उनका हाँ वजूद है। हालांकि वो और मैं ये कहता हूं कि बीजेपी की 4% वोट थी, 2014 में 40% वोट होगी। इसकी वजह हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। इस कांग्रेस का जो नाश किया है ना, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। अगर ये इसने एक जगह एक बात कह दी थी, एक जाट सभा थी दिल्ली में, उसमें ये कह दिया था कि मैं जाट पहले हूं, चीफ मिनिस्टर बाद में हूं। उसी दिन बैकवर्ड, हरिजन, नॉन जाट ने काटा मार दिया कांग्रेस को। दिल्ली में कहा था, आपको याद होगा। तो राजनीति में रह के हम तो 36 बरादरी की पॉलिटिक्स करते हैं। मैं मिनिस्टर था, मेरे हल्के का प्रेसिडेंट ब्राह्मण था। मैं मिनिस्टर था, मेरे ब्लॉक का चेयरमैन, इलेक्टेड चेयरमैन मैंने जिसको बनाया, वो ब्राह्मण था। कांग्रेस में तो खैर अभी संगठन ही नहीं है। नहीं, मैं तो उस वक्त कर रहा हूँ, मैं जो इलेक्टेड ब्लॉक का चेयरमैन जय भगवान शर्मा हमायूपुर का था। हम सब बरादरियों को साथ लेके चलते थे। असली कांग्रेसी हम हैं। और जब बुरा टाइम था कांग्रेस का, पहली बार बुरा टाइम 77 में आया, मैं तो इंदिरा जी के लिए लड़ता हुआ जेल में गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेड्डी कांग्रेस में था। ये बंगलौर का सेशन, रेड्डी का सेशन अटेंड करने बंगलौर गया था। ये तो मना कर, ये मेरे से कराओ, मैं 10-10 लाख रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूं अगर ये उनका ये बात गलत हो। और मैं उनसे पूछना, इंदिरा जी जिस समय जेल में गई तू कहाँ था? मैं इंदिरा जी के साथ जिस समय उनको फरीदाबाद ले जा रहे थे तो रेल आ गई थी, तो पुलिया पे उसको बैठना पड़ा, रेल फाटक बंद हो गया। मैं उस काफिले में मैं सुरेंद्र सिंह के साथ था, बंसीलाल जी के लड़के के साथ। हमने कांग्रेस के लिए 7-8 बार हम जेलों में गए। इनसे पूछो ना ये कितनी बार जेल में गए। और मेरे परिवार का, आप हरियाणा में किसी से पूछ लो, मेरे परिवार ने इस इलाके के लोगों की सेवा की है। और मेरा परिवार जब भी यहाँ तो दबदबा मुसलमानों को आता था रोहतक के अंदर। रोहतक के तो मुस्लिम अब भी बेचारे पाकिस्तान में याद करते हैं। हाँ। और यहाँ रामलीला का जो जुलूस निकलता था वो कभी निकलता नहीं था। मेरा परिवार जब जुलूस के साथ आता था, जब जुलूस निकलता था, खिड़वाड़ी वालों की जेड़ी फेमस थी, जेड़ी भी, और सब कुछ लेके चलते थे। और ये लाला श्री कृष्ण के परिवार, लाला जगदीश, ये रामलीला करते थे। रामलीला जो पुराना रामलीला ग्राउंड है, ये हमारे बगैर कभी नहीं इन्होंने की। और हमने हमारे परिवार को एक साजिश के तहत भूपेंद्र सिंह ने खत्म करने की कोशिश की।
और अब भी मैं आप मेरे से उनकी बहस करवाओ, मैं तैयार हूँ आमने सामने। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये बताऊंगा, वीरेंद्र सिंह भी और भूपेंद्र सिंह भी ये बुरे वक्त में कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। अभी लास्ट टाइम हुड्डा साहब से कब बात हुई थी? लास्ट टाइम मुझे याद नहीं, मैं 19 के बाद हुड्डा साहब एक दिन मैं जरूर गया था 2022 में, अगस्त 2022 में। सुभाष बत्रा मुझे लेके गया था। उनके घर गए? उनके घर नहीं गया, मैं होटल में गया था, ताज होटल में हमारी मीटिंग हुई थी, लंच कराया था हुड्डा साहब ने। अच्छा। तो सुभाष बत्रा की तो जैसी आदत है चापलूसी करने की, वो तो कहने लगा जी कृष्ण मूर्ति हुड्डा को तो कोई छोटी मोटी पद दे दो, सोनीपत का प्रभारी बना दो। तो मैं सुनता रहा पहले, मैं कहा वो बत्रा बात सुन, और मैं कहा हुड्डा साहब सुन लो, मैं भीख नहीं मांगता आपसे, मेरे में दम है, अगर मेरे में दम है तो मुझे एमएलए का टिकट दे देना, इससे कम मैं बात नहीं करता। हुड्डा साहब कहने लगे एमएलए की तो मैं गारंटी नहीं करता। मैं क्या गारंटी नहीं करता तो खत्म करो बात, किस लिए मुझे बुलाया यहाँ? अगर एमएलए का टिकट दो तो मैं आपके साथ आऊंगा, नहीं मैं नहीं आता आपके साथ। तो उस दिन के बाद मेरी हुड्डा साहब से कट हो गया था। लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे सरकार आ गई कांग्रेस की, हाँ। तो हुड्डा साहब फिर मना लेंगे आप लोगों को? नहीं, मैं तो ऐसा है कि सरकार तो मैं क्यों मानूंगा, अब जब मैं सरेआम आ गया हूँ। कृष्ण मूर्ति कर कैसे कर? नहीं, मैं कैसे मानूं, मैं पहले भी लड़ता रहा हूँ। आपको पता है कि मैं तो उनकी एकदम गाड़ी भी रोक ली थी चीफ मिनिस्टर। किनकी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। पुलिस यहाँ पुलिस लठ लेके आ गई थी मुझे मारने के लिए। अच्छा। हाँ, उनकी गाड़ी रोक लिया? हाँ, मैंने गाड़ी ऑलमोस्ट रोक ली थी। मतलब वो तो पुलिस लठ लेके आई एकदम से भाग के। तो हुड्डा साहब में एक क्वालिटी है, वो अपने अपोनेंट को क्रश नहीं करते। अच्छा। नहीं तो मेरे पे तो दुनिया भर के मुकदमे बना सकते थे वो। तो उन्होंने खुद ही रोका? उन्होंने पुलिस को कहा नहीं, कुछ नहीं करना, मैं गाड़ी के आगे आया था। मतलब उसके काफिले को रोकने की कोशिश की हमने, 250-300 आदमी थे। अच्छा, अब जैसे राजनीतिक जीवन आपका हो ही गया 40 साल का, तो 40 से ज्यादा मैं सीनियर मोस्ट हूँ हरियाणा में। हरियाणा में सीनियर मोस्ट। सवाल पूछता हूँ। हाँ। और मैं चाहूंगा कि आप उसको बिल्कुल झूठ और सत्य से परे रख के एक बताना। मैंने अभी तक कोई झूठ नहीं बोली है। जो कुछ कहा मैंने सच कहा है। चलिए, एक अब मान लेता हूँ मैं आपकी बात। अभी तक आपने कई मुख्यमंत्री देख लिए, मनोहर लाल जी भी देख लिए, हुड्डा साहब भी देख लिए, उससे पहले आपने भजनलाल जी भी देख लिए, उससे पहले आपने ओम प्रकाश चौटाला भी देखे, देवीलाल जी भी देखे, बंसीलाल जी भी देखे। असली में हरियाणा का डेवलपमेंट किसने सबसे ज्यादा किया? कौन सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपकी नजर में? देखिए, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री तो था चौधरी बंसीलाल, जिन्होंने डेवलपमेंट कराई। और इंसानियत के हिसाब से चौधरी भजनलाल। अच्छा। मतलब वो अफसर से काम भी ले लेते थे, दबका भी मार देते थे, और आम वर्कर की सुनाई थी। पर उनके बारे में एक आम राय ये कही जाती है कि जैसे वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया उन्होंने। देखो जी, ऐसा है कि भ्रष्टाचार आज नहीं है क्या? आज तो भ्रष्टाचार में कमी हो, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे तो मुकदमे बनाए हुए अच्छा है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सेटिंग की वजह से जेल में जाने से बचा हुआ है। एक शब्द कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोला है मोदी जी के खिलाफ या शाह के खिलाफ? एक शब्द? वो तो बोलते हैं, कहते हैं मेरे मित्र हैं वो। नहीं, मित्र हैं तो इसका मतलब पॉलिटिक्स में आप जो आदमी राहुल गांधी को जेल भेजना चाहता है, जो आदमी सोनिया गांधी जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनको जेल भेजना चाहते हैं, आप उनसे मित्रता कर रहे हो? उनसे घंटों बिठा के रखा है ईडी ने। कहाँ बिठा के रखा? राहुल गांधी को और सोनिया। अरे भाई साहब, एक दिन मैं हुड्डा साहब के घर में था, सीबीआई का एक एसपी आया था छापा मारने, और वो छापा मारने की बजाय मेरे साथ हुड्डा साहब के पास चाय पीने लग गया। अच्छा। और इनको मौका मिल गया, और उसके बाद उसने घर को 1 घंटे या पौने घंटे, उनको पता लगा सबको भाई सीबीआई आ रही है, 1 घंटे बाद खंगाला, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं तो मिली भगत मानता हूँ। आज हुड्डा साहब 100% मोदी जी से और शाह से मिले हुए हैं, उसी की वजह से बचे हुए हैं, नहीं तो 6 मुकदमे हैं उनके ऊपर। आपने कभी सुना? ये कहते थे नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर भी कहते थे कि आते ही हम हुड्डा को जेल में ठोकेंगे। ये खट्टर लोग कहते थे, बीच भी कहता था कि ना, ये लोकल लीडर तो कहते हैं आज भी, लेकिन ऊपर से सेटिंग है तो क्या करेंगे बेचारे। ये बीच ने तो अभी कहा था मैं इनके लिए दरवाजा कमरा बना रखा है। कहाँ? अरे आप अपने शीर्ष लीडर से पूछो ना। वो मैं बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहता था, मैं 3 बार मीटिंग कर चुका हूँ मनोहर लाल खट्टर जी से। 3 मीटिंग हो चुकी मेरी। अच्छा। 40-45 मिनट्स की। लेकिन मैं एक बात में पीछे हट गया कि यहाँ अगर
मोदी जी से सेटिंग है तो भूपेंद्र टिकट भी अपने खिलाफ भी और लोकसभा में अपने बेटे खिलाफ, जिसको चाहेगा दिलाएगा। फिर आपके पास तो विकल्प ही खत्म हो गए हैं। बीजेपी में आप टिकट नहीं ले सकते, देखेंगे, ऐसा है विकल्प कांग्रेस में खत्म। आपको लेने नहीं देंगे, हाँ, तो नहीं, इसका मतलब तो पारी खत्म ही होगी ना, ऐसी पारी खत्म नहीं। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे, मैं तो अब 75 का हो गया, मैं अपने बेटे को तैयार कर रहा हूँ। मैं डेली हफ्ते में 6 दिन में गाँव में जाता हूँ, लोगों के दुख सुख की बात सुनता हूँ, दुख सुख में बैठता हूँ, ब्याह शादी में भी जाता हूँ, मौत में भी जाता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं गाँव में ना जाता हूँ। अच्छा, एक मैं बहुत ही सामाजिक सवाल आपसे पूछता हूँ। मैं 2016 में रोहतक में आया था, हिसार से। तो उस समय रोहतक बहुत जड़ा हुआ शहर था, दंगे यहाँ पे हुए, शायद पहली बार हुए रोहतक में दंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर तब वो कैप्टन अभिमन्यु ये कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा ने जड़वाया है रोहतक को, और भूपेंद्र हुड्डा कहते थे कि इनमें मेरा कोई सहयोग नहीं है। लेकिन शहर जो जड़ा है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये स्पॉन्टेनियस हुआ है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब दिल पे हाथ रख के कहते? हाँ, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ। अच्छा। मेरे लड़के पे दो मुकदमे आज देशद्रोह के मुकदमे हैं। अच्छा। वो सिर्फ इसलिए हो गए कि मैंने एक बार कैप्टन अभिमन्यु की, मैं प्रवक्ता था कांग्रेस का, हुड्डा साहब के चक्कर में मैंने उसको धो दिया, मैंने उसको खरी खरी छुड़ा दी। कैप्टन अभिमन्यु थे, वो उस समय मंत्री थे। अच्छा, वो दिल पे ले गए इस बात? दिल पे ले गए। और एक बार उन्होंने हुड्डा साहब के खिलाफ, मैंने तो हुड्डा साहब के लिए बहुत काम किया है, हुड्डा साहब ने वफादारी नहीं दिखाई। अच्छा, आपने कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ मैंने इनको नोटिस भी दिया। बोला क्योंकि आप मैं हुड्डा साहब मेरा तो रिश्तेदार है कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु की 2 भतीजियां मेरे साले के लड़के से ब्याही हुई है, मेरा डायरेक्ट रिश्तेदार है। लेकिन हुड्डा साहब के चक्कर में मैंने कैप्टन अभिमन्यु से बिगाड़ी। कैप्टन अभिमन्यु ने मुझे 4 घंटे ग्रिल कराया सीबीआई के एडिशनल एसपी ने। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। अच्छा। मेरे बेटे को कराया, मेरे बेटे पे मुकदमा दर्ज हुआ। अभी भी 2 मुकदमे, मेरा बेटा कोई कसूर नहीं है उसका। क्या इन्वॉल्वमेंट दिखा रखी है उनकी? बस वो मेरे समझी की जो कोठी है, वो अभिमन्यु की लाइन में दूसरी 2 नंबर कोठी है 14 सेक्टर में। उसके फादर इन लॉ बीमार थे, तो मेरा बेटा उनको देखने चला गया, वो लोकेशन आ गई। अब एक आदमी अपने फादर इन लॉ को भी नहीं, अगर बीमार को नहीं मिलने जाएगा तो फिर कब जाएगा? हमारा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जाट आंदोलन में। मुझे किलोई हल्के के लोगों ने टेलीफोन करके कहा कि आप आ जाओ, कोई लीडर नहीं है, ये तोड़ फोड़ आपके कहने से लोग मान सकते हैं। मैंने डीएसपी सीआईडी, एसपी और डीसी रोहतक, मैंने इनको फोन किया, भाई अगर तुम परमिशन दो मुझे तो मैं उनको कोशिश करूंगा चुप कराने की, क्योंकि मोस्टली कलोई के और महम के लोग थे। तो मेरे आज भी मेरी बहुत इज्जत है कलोई के लोगों में। आप किसी से पूछ भी लेना, तो ठीक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर बन के वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे। यहाँ इनकी चीफ मिनिस्ट्री में, इसके अपने चुनाव क्षेत्र में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों को भ्रष्टाचार से नौकरियां मिली है। ये मैं पब्लिक जो मैं आपके सामने कह रहा, मैं पब्लिकली कहता हूँ ये बात, और यही मुद्दे लेके मैं जा रहा हूँ। एक परिवार के तो 6-6, 8-8 लगा दिए। एक बार वो बात बीच में छोड़ दिया। हाँ, कैप्टन अभिमन्यु का ये आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, मैंने उनको ये नोटिस दे दिया कि मैं आप पे डिफेमेशन का केस करूंगा, या तो अपने शब्द वापस लो। पर उन्होंने तो आपके नोटिस का जवाब नहीं दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया कि मैंने हुड्डा साहब से पूछा था, मैं कहा जी मुझे वकीलों ने बताया कि आप इसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। मुकदमा वो करेगा जिसके खिलाफ बोला है। मैंने हुड्डा साहब से कहा, मैं कहा आप मुकदमा क्यों नहीं करते इस पे? हुड्डा साहब कहने लगे, यार मेरा रिश्तेदार है ये। मैं कहा तो फिर हमें फंसवाना था आपने। अच्छा, हुड्डा ने ये कहा? मेरे से कहा कि मेरा रिश्तेदार है, क्योंकि हुड्डा के भाई की लड़की इनकी बहन के लड़के से ब्याही हुई है। तो ये तो आपके भी रिश्तेदार हो गए? मेरा तो डायरेक्ट है। आपका भी डायरेक्ट? मैं तो शादी में गया था, इन्होंने मेरी तो मान की थी। अच्छा। कैप्टन अभिमन्यु ने उसके, उनका जो घर जला, मैंने वीडियो देखे हैं। मैं, हमारा कोई रोल नहीं था। आपका कोई रोल नहीं हो, लेकिन वो था तो दुर्भाग्यपूर्ण। हुड्डा साहब का नहीं था कोई रोल, मुझे पता। देखो, जहां मैं उनके खिलाफ हूं ना, मैं सच्ची बात कहूंगा। मैंने कहा मैं राजनीति में, मैं अपने इलाके में भी मशहूर हूँ, कृष्णमूर्ति झूठ नहीं बोलता। मैं राजनीति में रह के। किसने जलाया उनका घर? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, फायरिंग होगी, उससे कोई 300 को 200 को दूर फायरिंग में 2-3 आदमी मर गए। बस लोग जिसको जो मिला वो नजदीक, टारगेट यही था अभिमन्यु इसका घर, इसके घर में घुस के लोग कर दिया उन्होंने। तो कसूर किसी का नहीं था। अब भी निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, जितने भी उनको टॉर्चर कराया अभिमन्यु ने, जो सबसे गलत बात थी।
आपकी अभिमन्यु की कोई मुलाकातें रही हैं पहले? एक दिन की बात है, बड़ा दिलचस्प वाक़ा है। हमारे एक साथी के बहन के लड़के की डेथ हो गई थी डीएलएफ कॉलोनी में। मैं सुभाष बत्रा बैठे थे, अभिमन्यु आया, बड़ी लोगों से जफ्फी डाल रहा था। तो मैंने कहा देखिए, अगर इलेक्शन से पहले ऐसे जफ्फी डालता तो आज इसका ये हाल नहीं होता। तो सुभाष बत्रा मुझे कहने लगा तू इसके मुंह पे कह सकता है? इतने देर में मनीष ग्रोवर भी आ गया। मैं कहा कह सकता हूँ। इतने में अभिमन्यु भी आ गया एक जगह भाई। मैंने कहा अभिमन्यु जी, जिस तरह से आप अब जफ्फियां डाल रहे हो ना, इलेक्शन से पहले अगर आप जफ्फी डालते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। वो कहने लगा मैं तो बड़ा खुश हूँ इलेक्शन हारने के बाद भी। तो मैं कहा ठीक है, भगवान करे आपकी इच्छा आगे भी पूरी करे। ये मेरी उनके मुंह पे, मैं जरा मुंह फटूं, मुंह पे कह देता हूँ। मैंने आपने बत्रा जी से बिगाड़ के अच्छा नहीं किया। नहीं, अच्छा नहीं मैंने इसलिए नहीं किया कि उसने एक ऐसा काम कर दिया था, मैं आपको इंटरव्यू के बाद बताऊंगा। आप खुद कहोगे अब मेरे फैसले। अब बत्रा जी से सुलह सफाई की कोई गुंजाइश नहीं। तो बत्रा जी मना मुझे शैलजा जी ने कहा था कि आप मिल लो। मैं क्या नहीं कहता, मैंने उसको भी कहा है। और सुभाष बत्रा मुझे जहां मिलता है मेरे से राम राम करता है, लेकिन ऐसा काम उसने मेरे घर में इंटरफेरेंस करने की कोशिश। अच्छा, इसलिए मेरी नाराजगी है। दोस्त तो आप थे ही, कभी तो थे, हम खूब दोस्त थे। पहले हमारी लड़ाई भी रही है, मैं आपको सारी किस्सा बताऊंगा बाद। चलो, कोई बात ऐसी तो नहीं छूट गई हमसे जो आप बताना चाह रहे थे? नहीं, तकरीबन मैंने बात सारे ले लिए कि मेरी जो लड़ाई है भूपेंद्र सिंह। कोई ऐसा किस्सा जो मुझे आपको बताना हो, कोई पॉलिटिकली आपका कोई अनुभव रहा हो? मेरा 1997 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनवरी में पार्टी प्रेसिडेंट बन गए और केसरी जी का इलेक्शन था अप्रैल में, मई में। मैं 500 आदमी लेके किलोई हल्के गए और वहां हुक्के और ये लेके एआईसीसी कांग्रेस 24 अकबर रोड पहुंच गए हम। और वहां हमने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, केसरी के भी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। माधवराज सिंधिया और शरद पवार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वो सारे बड़े खुश थे। मेरे पास अहमद पटेल आया कि भाई पूरे दुनिया का मीडिया आया हुआ है, ये ना बंद करो ये बातें। मैं बिल्कुल नहीं करेंगे, तुमने हमारे यहाँ एक गलत आदमी को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। अच्छा। फिर ममता बनर्जी आई, वो कहने लगा ये आदमी कौन है? किसी ने पूछा, कहते कृष्णमूर्ति उठाया। ममता ने कहा भाई बहादुर आदमी है जो यहाँ कांग्रेस में प्रदर्शन कर रहा है। और उस दिन हम इतने गुस्से में आ गए थे तो हमने कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे भी तोड़ दिए थे। अच्छा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आया तो उसके साथ तो बहुत ही बुरी हुई। मतलब उसको मुश्किल से बचा के लेके गए चार इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के। अच्छा। उसको हमारे घेरे में से बड़ी मुश्किल से बचा के ले गए। क्या करते आप अगर फंस जाते? वो तो उस वक्त बताते हम क्या करते। उस वक्त बड़े आक्रोशित थे हम। एक ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग था। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पता था कि भाई ये आदमी कुछ भी कर सकता है और हमें तकरीबन हर लीडर ने इस्तेमाल किया। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा की एक बढ़िया क्वालिटी बताना चाहो तो क्या बताओ? बढ़िया क्वालिटी है कि वो एक अच्छा इंसान है। और उनकी सबसे बुरी बात बताना चाहो? वो अपने परिवार की मानता है, दोस्तों कोई जगह अपने बेटे के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए मेरे जैसे आदमी को कुर्बान कर दिया उसने। फिर वो तो आप भी कर दोगे किसी के लिए? ना, जैसे आपके बेटे की बात आएगी तो आप भी किसी ना, मैं नहीं, इतना नहीं। अब 2 मिनट के लिए मान लो कल को कोई ऐसी बात होगी और मैं उनके खिलाफ बीजेपी से आ जाऊं, मान लो, और हालात ऐसे बन जाए मैं उनको चुनाव हरा दूं या उनके बेटे को चुनाव हरा दूं, बेटा तो चुनका चुनाव अब भी हारेगा। रोहतक लोकसभा हार रहे हैं? 100% हारेगा। क्यों हार रहे हैं? उनके खिलाफ बड़ा भारी लेबल है, उनके ऊपर जाट गैर जाट का मामला उठेगा 100%। अच्छा। गैर जाट उनको बिल्कुल वोट नहीं करेगा। रोहतक लोकसभा मतलब 2024 में फिर से हार सकती है? 100% हारेंगे अगर दीपेंद्र लड़ेगा तो। अच्छा। मैं अभी गोहाना एक डेथ पे गया था, एक जिला परिषद का मेंबर था देवेंद्र मलिक, वहां 200 आदमी बैठे थे। मैंने पूछा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का चुनाव लड़े सोनीपत से तो पीछे भी आ रहे हैं, 1 लाख वोट से आ रहे, हार जाएंगे, वो तो सबको पता है। ये भी हारेगा, लेकिन रोहतक से 100% हारेगा। अच्छा। और इनके पास एक हमारी बरादरी के अलावा वोट ही नहीं है। और हमारी बात में जैसे हमारे जैसे लोग अगर हम लोग अपनी पे आ गए तो इनकी वोटें बहुत कम हो जाएगी। फिर रोहतक की चौधर का क्या होगा? रोहतक की चौधर कुछ नहीं है जी, रोहतक का आखिरी इलेक्शन है इस परिवार।
अगर इस बार ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने, ये परिवार सदा के लिए वाइप आउट हो जाएगा। जैसे देवीलाल का परिवार क्या हालत होगी आज, 2-2, 3-3 सीट मुश्किल से आएंगी। अभी तो गुस्सा भी बहुत है मतलब आम इनकी जो भी परिवार ऐसे उन सब खत्म हो गए बिल्कुल। तो ये परिवार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है ये। अगर इस बार दाव नहीं लगा, अगर इस बार दाव नहीं लगा तो ये परिवार खत्म है, क्योंकि बेटे में क्वालिटी नहीं है। बेटा भी सुबह से शाम झूठ बोलता है। जो जवान लड़का मिल जाता है, डीएसपी बना दूंगा, इंस्पेक्टर बना दूंगा, दीपेंद्र हुड्डा खूब झूठ बोलता है, मेरे सामने बोली झूठ। आपके तो बच्चे जैसा है वो। मेरे बच्चे से, जब ही तो कह रहा हूं मैं, मेरे सामने झूठ बोली है। अच्छा। और ऐसी झूठ बोली है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं मीडिया के टीवी में नहीं बताना चाहता। तो जो आदमी झूठ बोले ना, एक सीमा होती है। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे बारे में पूरे मेरे गढ़ी सांपला कॉलोनी में किसी आदमी से पूछ लेना कि कृष्णमूर्ति कभी झूठ बोला, कहेंगे नहीं। जो जिसको हाँ कर दी तो हाँ, और जिसको ना कर दी तो ना। ये मेरी रेपुटेशन है, और मेरी रेपुटेशन किसी से पूछ लेना, मेरी रेपुटेशन आज भी इलाके में बहुत अच्छी है। जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ना बन के सिर्फ एक कैंडिडेट बन के आएगा, उस दिन मैं इसको बताऊंगा मैं इसको कितनी वोटों से हराऊंगा। और ये तो आज नहीं, कल को मैं नहीं तो मेरा बेटा इसके बेटे के खिलाफ लड़ेगा। ये तो अब चलती रहेगी मामला। अब बेटे को कह दिया, बेटे को तैयार है मेरा बेटा। अच्छा, बेटा मेरा तैयार है, हाईली क्वालिफाइड है, MBA है, MCA है, LLB है। वो तो फिर यूं तो दीपेंद्र भी इंजीनियरिंग किया हुआ है अमेरिका से। मेरा बेटा तो 3 उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। मेरा लड़का तो अच्छा नए को दे दो आशीर्वाद, कोई नया बच्चा आ जाए, कोई नया आएगा तो नए को दे देंगे। मेरा बेटा नहीं लड़ना चाहेगा, क्योंकि मेरे साथ लोग मेंटली जुड़े हुए हैं, और वो मेरे बेटे के साथ भी जुड़ेंगे। कोई नया आदमी अगर आएगा उसकी मदद करेंगे हम। चल, ये थे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जैसे इनकी छवि है बिल्कुल अपना उसी तरीके से इन्होंने बात रखी है। और खिडवाड़ी गांव का तो इतिहास ही थोड़ा अलग है, और राजनीति में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन तो रहता है व्यक्ति का कि इतने साल उन्होंने पॉलिटिक्स की है। अभी भूपेंद्र हुड्डा जी के सबसे बड़े राइवल के तौर पे रोहतक में ये स्टैंड करते हैं। अब वो समय की बात है कि जनता किसका साथ देती है या जनता किसका साथ नहीं देती है, लेकिन आप कृष्णमूर्ति जी के बारे में क्या विचार रखते हैं ये इंटरव्यू देखने के बाद, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हुड्डा साहब, आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला और हमसे बातें करी। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो दुश्मनी है हुड्डा साहब से, आप इसी शिद्दत के साथ निभाते रहें। दुश्मनी नहीं है, पॉलिटिकल राइवलरी है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, वो हम निभाएंगे।